फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो कल तक अपन ने मेस्ट्रो साइकिल पढ़ रहे थे और मेस्ट्रो साइकिल में अपन ने पढ़ लिया था 3 फेज। पहली फेज जो थी ब्लीडिंग फेज, दूसरी थी अपने कौन सी ईस्ट्रोजन फेज जिसको अपन ने बोला प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरी अपन ने पढ़ी थी ओवुलेटरी फेज और आज अपन पढ़ रहे हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज, यानी 14वें दिन के बाद जो होती है ओवुलेशन के पश्चात जो होती है उसको अपन बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। तो आप देखिए सबसे मैंने लिखा है ल्यूटियल फेज, क्योंकि इसमें कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कार्पस ल्यूटियम बन गया है, कन्वर्ट कर लें तो ये 1000 कार्पस ल्यूटियम किलोवाट आ गया का निर्माण हो गया है, एफएम निर्माण हो गया है 10 किलोवाट। तो यहां से लिख सकते हैं तो ए पार्ट अगर प्रोजेस्टेरोन तो मॉडुलस सूचकांक आ जाएगा फेरोन हार्मोन का लेवल क्या होगा आपके सबसे अधिकतम होगा, यानी कि मैक्सिमम होगा। ध्यान रखिए। दूसरा सीक्रेटरी, सीक्रेटरी का मतलब है तो एफसी माइनस एफएम फैलोपियन ट्यूब एफसी प्लस तथा एफएम लिखना है। यूट्रस एफसी माइनस एफएम लिखोगे तो की 1000 ग्लैंड माइनस 10 का 990 स्त्रावण क्या होता है, आपके स्त्रावण आ जाएगा बढ़ जाता है 1000 प्लस 10 ताकि निषेचन के लिए संभावनाएं ज्यादा बन पाए। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन तो आपको पता ही है, तो कहने की जरूरत नहीं है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है, ठीक है, सबसे पे आते हैं प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेनली हमें ये डेरिवेशन याद होना चाहिए। मॉडुलन सबसे मॉडुलन क्या होता है, उसकी वेव फॉर्म उसके फार्मूले याद होने चाहिए। एफसी माइनस एफएम क्या आ गया, निम्न पार्श्व बैंड आ गया, एफसी प्लस एफएम क्या हो गया, उच्च पार्श्व बैंड हो गया। प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, सबसे कितना होगा हमारे पास, मैक्सिमम होता है। एसी लिखो, ये मॉडुलन सूचकांक या ए क्लियर। और जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल मैक्सिमम होता है तो आप समझ सकते हो एंडोमेट्रियम बनती है। पोस्ट ओवुलेटरी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, बिकॉज ओवुलेशन के बाद की फेज होती है। इसके बाद की ओवुलेशन के बाद की फेज होती है, इसलिए इसको अपन बोल देते हैं क्या, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। क्लियर। अब दो कंडीशन है इसकी, दो कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो, और कंडीशन नंबर 2 है, कंडीशन नंबर सेकंड है, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो दो कंडीशन है, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो, और एक कंडीशन है या फर्टिलाइजेशन हो जाए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम, सीएल लिख रहा हूं मैं, आप कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ब्लड में, किसमें भाई, ब्लड में कम हो जाता है। और आप भी जानते हो अगर ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, और एंडोमेट्रियम टूटते ही मेस्ट्रो साइकिल प्रारंभ हो जाएगी। ये कंडीशन फर्स्ट है। अगर बात करें कंडीशन सेकंड की, कंडीशन सेकंड में क्या होगा, कंडीशन सेकंड में यदि फर्टिलाइजेशन हो जाए, कंडीशन होगी अब प्रोजेस्टेरोन की नीड लगातार रहेगी, तो हो जाए तो अब प्रोजेस्टेरोन की नीड यानी आवश्यकता लगातार बनी रहेगी, लगातार बनी रहेगी। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, यानी कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं होगा, कार्पस ल्यूटियम अपनी जगह लोकेट रहेगा। अगर कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो गया तो आप समझ सकते हो, अगर कार्पस ल्यूटियम का आप डिस्ट्रॉय करोगे तो कार्पस ल्यूटियम अगर डिस्ट्रॉय होगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल सडन कम हो जाएगा,
और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर सडन कम होगा तो आपको पता है एंडोमेट्रियम की जो स्ट्रेटम बेसिलस है और स्ट्रेटम फंक्शनल दोनों ब्रेक हो जाएगी, और जैसे ही ब्रेक होगी आपको पता ही ब्लड वेसल रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कंडीशन सेकंड और कंडीशन फर्स्ट ये दो अप्लाई कर सकते हो आप इस कंडीशन में। पहला अगर फर्टिलाइजेशन हो नहीं हो, और दूसरा कंडीशन फर्टिलाइजेशन हो, इन दोनों में आप अलग अलग कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये लिखिए पहले, फिर अपन बात करते हैं। अगला जो शुरू करेंगे अपन वो शुरू करेंगे गैमेटोजेनेसिस। क्या शुरू करेंगे? गैमेटोजेनेसिस। तो आप इसको देखिए पहले फटाफट। क्लियर है? चलिए साहब, ये आपके कंप्लीट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब अपन शुरू करेंगे गैमेटोजेनेसिस। ये सारी बातें तो अपन ने कर ली, किस तरह से क्या होता है, किस तरह से क्या टूटता है। गैमेटोजेनेसिस शुरू कीजिए साहब। इसको अपन बोलते हैं युग्मक निर्माण की प्रक्रिया। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया। अगर युग्मक निर्माण की प्रक्रिया का अपन शुरू करें तो सबसे पहले हमें पता है युग्मक दो ही होते हैं, या तो एक स्पर्म होता है या ओवम होता है। तो इसको दो में डिवाइड किया गया है, यानी कि अगर स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है आपके कौन सा, अंड जनन को बोलते हैं oogenesis। आप टारगेट बेच के स्टूडेंट हो तो ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवम। बहुत सिंपल सा मैं लिख रहा हूं, ओवम और इधर हो जाएगा आपके स्पर्म फॉर्मेशन। क्लियर? अब आती है बात, जो गैमेटोजेनेसिस है इसके लिए आपको कुछ टर्म्स याद रखनी पड़ेगी। क्या है? विटामिन ए और ई की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। विटामिन ए और ई की आवश्यकता मस्ट होती है। ए अपना काम करेगा, ई जो है स्पर्म की मोटिलिटी, फर्टिलिटी कैपेसिटी, ये सारी चीजें डेवलप करता है। ठीक है ना? ए जो है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, यानी ये दो विटामिन मस्ट है। और साथ में Mn+2 मैंगनीज है ना, इसकी बहुत ज्यादा नीड होती है इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक कंपोनेंट होते हैं अपने स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक नंबर पढ़ लेते हैं, ए लगा देता हूं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये अपन पढ़ने के बाद में oogenesis। तो सबसे पहले हेडिंग लगाई आप कौन सी? स्पर्मेटोजेनेसिस। विटामिन ए और ई मुख्य है, इसका ध्यान रखिए। हो गया? चलिए, गैमेटोजेनेसिस पहला पॉइंट है इसका, वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म।
जैसा कि आप जानते हो टेस्टिस जो है, टेस्टिस में प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं पीजीसी। पीजीसी प्राइमोर्डियल जर्म सेल होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं पीजीसी। और ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है ना, इमीडिएट डिवाइड होती है, डिवाइड होकर इसका निर्माण करती है आपके स्पर्म्स का। प्राइमोर्डियल जर्म सेल डिवाइड होकर क्या बनाती है, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं, आप सही कह रहे हो पीछे बैठ के, स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हो आप इसको, सही कह रहे हो, क्योंकि अभी तक बॉडी से बाहर नहीं आया, फुली मैच्योर नहीं हुआ है, फंक्शनल मैच्योरेशन है, कैपेसिटेंस गेन नहीं की इसने, कैपेसिटेंस गेन करेगा तब आप इसको स्पर्म टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप देखिए दूसरी बात, ये प्रक्रिया यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, ये प्रक्रिया सेमिनिफेरस यानी शुक्र जनन नलिकाएं या रेता नलिकाएं इनको बोलते हैं, रेता नलिकाएं, रेता सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बोलते हैं रेता नलिकाएं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, ध्यान रखिएगा, अंदर होती है। ये संरचना अपन पढ़ चुके हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, ध्यान रखिएगा। टेस्टिस में तो अंदर दो तरह की सेल थी, एक तो अपने स्पर्मेटोगोनिया लिखा था, जो 2n थी वो डिवाइड होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंडरी, फिर स्पर्मेटिड वो स्पर्म, वही प्रक्रिया इसके अंदर है। फिर अपने दूसरी जो स्तंभाकार कोशिका बनाई थी उसको अपन ने कहा था क्या, सर्टोली सेल या नर्व सेल्स या टेंटाकुलर, जो डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है एज ए ग्लूकोज, ठीक है। चलिए सब ये आपको पता है, इतना होना चाहिए कि इसके अंदर होती है। किस तरह से होती है वो आप देखिए, ये प्रक्रिया। दूसरी बात, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया या प्रोसेस, कब प्रारंभ होगा, प्रोसेस प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी बोले तो कौन आया, एफएसएच आया, प्यूबर्टी लाया, सीधा याद रखिए, प्यूबर्टी आने पर प्रारंभ होती है, इट स्टार्ट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अचीव्ड। प्यूबर्टी जब अचीव हो जाएगी उसके बाद में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां तक लिखिए, फिर अपन इसका एक पूरा चार्ट बनाएंगे किस तरह से ये बनती है, ये लिखिए पहले, फिर मैं उसके स्टेप लिख देता हूं सारे, तो कौन कौन सी फेज में क्या होगा। इसमें टोटल 3 फेज होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, अभी मैं लिख देता हूं। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी एक शुक्राणु यहां से लेकर प्राइमोर्डियल से लेकर स्पर्म बनने तक के बीच की जो 3 है, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं अपन। स्पर्मेटोजेनेसिस की 3 फेज होती है। कितनी फेज होती है, 3 फेज। कौन कौन सी, एक में जिनमें संख्या में वृद्धि होती है उसे अपन कहते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज जिसको अपन कहते हैं गुणन प्रावस्था, और दूसरी जो होती है वो होती है वृद्धि प्रावस्था जिसको अपन बोलते हैं ग्रोथ फेज। एम्पलीट्यूड ये हो मॉड्यूलेशन जाएगी पढ़ा कौन सी था। आपके, वृद्धि प्रावस्था। और तीसरी जो फेज होती है वो होती है परिपक्वन जिसको अपन बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। अब अपन लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी कि एटॉमिक फिजिक्स, ठीक परिपक्व। है। एटॉमिक फिजिक्स में हमें जो पढ़ना है वो है रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। और जो जे मॉडल है वो, ये 3 प्रावस्थाएं होती है, चाहे वो अंड जनन हो, चाहे वो शुक्र जनन हो, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो, चाहे वो oogenesis हो, दोनों के अंदर अपन कंसीडर करेंगे इसको, ठीक है। तो आप ये लिखिए पहले, फिर अपन बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की तीनों फेज और उसका फ्लो चार्ट। इन्होंने 1998 में बताया था, जल्दी करें, ठीक है, कि इन्होंने जो मॉडल दिया था वो कौन सा था, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या बोला था कि हमारे पास की जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कैसे, जैसे मान लो वाटरमेलन है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जो उसके बीज है हो गया, चलिए जैसे है, और ठीक है, जो उसमें पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा है, जैसे उसमें जो और स्पेस बचा हुआ है बीज के अलावा उसको बोल दिया था इन्होंने पॉजिटिव, ठीक है। तो उसके बारे में बताया था, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ और इस बार है भी नहीं, इसके बारे में बात नहीं करने। जे थॉमसन ने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, ठीक है। तो जे थॉमसन ने क्या करा था, डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अब ये बात चलिए समझ में आ रही अब है, देखिए वहाँ आप पे किस तरह से, इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले मतलब अपन बात पॉजिटिव करते हैं, चार्ज ये भी देखो होगा। मैं बना रहा हूँ, अब ये पॉजिटिव चार्ज को ही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कैलकुलेट करने के लिए, 2n स्ट्रक्चर है, प्यूबर्टी आने के बाद में हुई है, इसको अपन बोलते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल। क्या बोलते हैं? दिया गया, तो वो मॉडल कौन सा प्राइमोडियल दिया या था? प्राइमरी रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, थॉमसन वाला मॉडल प्राइमरी फेल हो गया, तो उसके बाद आता है जर्म रदरफोर्ड मॉडल। सेल। डालो आप लोग। ये कब बनी है? प्यूबर्टी आने पर। कहां पर? प्यूबर्टी आने पर। और इधर किसका लेवल बढ़ा रहे हैं अपन? एफएसएच का लेवल बढ़ा रहे हैं। क्लियर? जैसे प्यूबर्टी आई एफएसएच का लेवल बढ़ेगा। क्या है डिप्लॉयड है, देख लो आप 2n लिखा हुआ न्यूक्लियर मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल डालो। प्राइमरी जर्म सेल या प्राइमोडियल जर्म सेल, आप बोल सकते हो पीजीसी। करेक्ट। अब ये इमोडेट आते ही ये करेगी समसूत्री विभाजन। सबसे पहले क्या करेगी? समसूत्री विभाजन। ये कर दिया इसने माइटोसिस। क्या कर दिया? माइटोसिस। करेक्ट। समसूत्री विभाजन होते ही इससे कितनी कोशिकाएं बनेगी? 2 कोशिकाएं बनेगी। वो भी कौन सी बनेगी? 2n। क्योंकि विभाजन कैसा हुआ है? रदरफोर्ड ने क्या बोला था इसमें? अब जो ये 2n बनी है इससे अपन बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे? इन्होंने बोला था स्पर्म रदरफोर्ड मॉडल में जो मॉडल दिया था ना, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल। ये बन गई स्पर्मेटोगोनिया। कितनी संख्या में? 2। इन स्पर्मेटोगोनिया में फिर आपके डिवीजन होगा, तो हो जाएगी कितनी? 2 की 4। इसको देखो, ये होगी जो मॉडल दिया था 2n, हम लोग 2n, रदरफोर्ड 2n, प्लेनेटरी 2n। क्लियर? ये भी यहाँ पर भी क्या हुआ आपके? मॉडल माइटोसिस हुआ है ना। इसको अब आप क्या बोल दोगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल दोगे? स्पर्मेटोगोनिया। ये सारी स्पर्मेटोगोनिया बनी है सारी की सारी अभी तक। ये भी क्या बनी है? स्पर्मेटोगोनिया बन रही है अभी तक। क्लियर? तो ये इन्होंने बोला था स्पर्मेटोगोनिया। प्लेनेटरी मॉडल। क्लियर? अब इनमें से इन चारों में से यहां से यहां तक जो फेज हुआ है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ कौन सा फेज हुआ है? पहला फेज हुआ जिसको अपन ने लिखा था ना, मल्टीप्लिकेशन फेज। इन्होंने ये बोला था जो रदरफोर्ड मॉडल प्लेनेटरी मॉडल है फर्स्ट। ठीक है, इनमें से कोई एक आगे की ओर चली जाएगी, वो आगे जाकर उसकी साइज बढ़ जाएगी। 2n की 2n है ना, स्टेज यहाँ पर चेंज हो जाएगी और इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी लगाते हैं, जैसे अर्थ जो चक्कर लगाती है। तो उन्होंने बोला था साइट। ध्यान रखिए कोई विभाजन नहीं हुआ है। दूसरी फेज है जिसका नाम है ग्रोथ फेज। कौन सी फेज? ग्रोथ फेज। ये ग्रोथ फेज है, ये मल्टीप्लिकेशन फेज है। ठीक है ना। ये इनमें से एक आई है, पहले ये एक आएगी, ये वापस चली जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नहीं बनेगी, ऐसे चलता रहता है ये कर्म। इसको अपन बी टाइप, इसको अपन ए टाइप बोलते हैं। ए टाइप इसको बोलते हैं बी टाइप, है ना। टाइप है ना, कोई मतलब नहीं है, ऐसा दिमाग लगाना नहीं है इसके अंदर ज्यादा। ए टाइप बी टाइप के चक्कर में अब देखिए आप स्पर्मेटो क्या बन गई आपके? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो 2 सेकंड स्पर्मेटोसाइट में डिवाइड होगी। ये आकर 2 में डिवाइड होगी। ठीक है, मतलब जो एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये बन गया इसके अंदर आपके। ये क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है। ये बन गई n, ये बन गई n। यहाँ पर हो गया मियोसिस। फर्स्ट इसको अपन कहते हैं रिडक्टिव डिवीजन। क्या कहते हैं? रिडक्टिव डिवीजन। रिडक्टिव क्यों कह रहे हैं? रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया? न्यूनकारी। ये क्या हो गया? न्यूनकारी विभाजन है। न्यूनकारी विभाजन का मतलब यहाँ क्रोमोसोम के नंबर कितने थे? 2n, यानी कि 46 थे, यहाँ पर 23 हो गई। ये बन गई आपके हैप्लॉइड सेल। ये थी डिप्लॉइड सेल। इसको आप बोलोगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलोगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो आपके क्या होगा? देखो अब यहाँ पर जो बना है ना, ये इनके बीच में ये कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ है, ध्यान रखना। ये इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर इसमें के अंदर इनकम्प्लीट, इसी का है ये, इसी में इनकम्प्लीट उन्होंने क्या बताया था? साइटोकाइनेसिस हुआ है। पार्टिकल स्कैटरिंग। ठीक है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। कैरियोकाइनेसिस तो हो गया सेल डिवीजन वाला। साइटोकाइनेसिस जो है वो इनकम्प्लीट हुआ, इसलिए बीच में ये ब्रिज बना हुआ, जुड़ा हुआ रह गई। ठीक है ना। अब इसके अंदर फिर डिवीजन होगा, मियोसिस सेकंड हुआ। इसके अंदर हुआ मियोसिस, क्या हुआ? सेकंड। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, सेकंड हुआ। लेकिन इसमें आप देखो मियोसिस सेकंड में क्या समानता है? ये चारों जो है ये हैप्लॉइड नंबर में बनेंगे। डाला था उसमें। यानी ये भी n थी, ये भी बीच में साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेज जुड़े हुए हैं। और स्कैटरिंग के बाद उन्होंने उसको क्लियर, ये जुड़ी हुई रहेगी, इसलिए इसको अपन कहते हैं इक्वाटोरियल डिवीजन। ऑब्जर्व करा कि मतलब उसमें रियल क्या है, डिवीजन मैं बता दूं आपको क्या था। इक्वाटोरियल जैसे मान लो एक तो उन्होंने क्या करा, इसमें क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं, आधे नहीं होते। इसमें आधे हो रहे थे मियोसिस फर्स्ट में, इसलिए रिडक्टिव बोल दिया, न्यूनकारी। इसमें समान है तो समान बोल दो, इक्वाटोरियल हो गया। ठीक है, ये इनकम्प्लीट। इसमें भी कौन सा हो रहा है? इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस हो रहा है। अब इसके बाद में ये जो संरचना बन के आपके सामने आई है,
इससे अपन बोलते हैं स्पर्मेटिड, या हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु पूर्वी। स्पर्मेटिड्स कितने बने संख्या में? ये 4। तो ध्यान रखना, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं? 4। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 बने हैं। 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है तो कितने बनते हैं? 8। 3 होती है तो बिल्कुल इस तरह से। तो ये जो फेज, अब यहां से अब सीधा डायरेक्ट अगला प्रोसेस होगा, और अगला प्रोसेस होते ही आपके क्या बन जाएंगे? कंप्लीट स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, यहां पर कोई डिवीजन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई डिवीजन नहीं होगा, केवल यहां पर आपके क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन होगा, जिसको अपन बोलते हैं विभेदीकरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विभेदीकरण। क्या बोल सकते हैं? ये यहां पर हुआ विभेदीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्लियर? ये तीसरी फेज आ गई आपकी, यहां से लेकर यहां तक, जिसको अपन बोलते हैं कौन सी? मैच्योरेशन फेज। कौन सी? मैच्योरेशन फेज। कितनी फेज हो गई देखिए आप? 3 फेज हो गई, मल्टीप्लिकेशन, और ये हो गया विभेदीकरण। ये आप लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं किसको क्या बोलेंगे। प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्म का निर्माण। अब देखना यहां पर प्राइमरी जर्म सेल से, ये जो है से स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को तो आप क्या बोलोगे? स्पर्म का निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? सीधी सी बात है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा है स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल सही बात है जो हम पढ़ ही रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? अब आता है स्पर्मेटोसाइटोसिस। स्पर्मेटोसाइटोसिस, ये लीजिए, स्पर्मेटोसाइटोसिस। कहां से कहां तक? देख लो आप, प्राइमरी जर्म सेल से लेकर स्पर्मेटिड के निर्माण तक, यहां तक प्राइमरी जर्म सेल से लेकर स्पर्मेटिड के निर्माण तक। ध्यान रखना, मैं देखो एरो यहां से बनाया, प्राइमरी जर्म, यहां भी लिख देता हूं, प्राइमरी जर्म सेल से लेकर स्पर्मेटिड के जो बीच का प्रोसेस है उसको बोले स्पर्मेटोसाइटो। अब लास्ट हो रह गया, वो हो गया स्पर्मायोजेनेसिस, जो यहां से लेकर यहां तक है। स्पर्मायोजेनेसिस या स्पर्मेटेडियोसिस, ये कहां से कहां तक? ये आपके स्पर्मेटिड से स्पर्म निर्माण के बीच तक। ये स्पर्मेटिड संख्या में कितने बने हैं? स्पर्मेटोजोआ। 3 फेज। तो आपसे कोई पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो कह रहा शुरू से लेकर एंड तक है भाई। कोई पूछे आपके स्पर्मेटोसाइटोसिस क्या है, क्या स्पर्मेटिड बनने तक है। कोई पूछे स्पर्मायोजेनेसिस, स्पर्मेटोलियोसिस क्या है, तो स्पर्मेटिड से आपके स्पर्म बनने तक। ये आपका प्रोसेस यहां तक कंप्लीट हो जाता है। सर्टोलिसेल हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके हो गया, सीधी सी बात है। और मैंने कहा था स्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। एन नहीं है तो ये सारे क्या है? एन ही है, तो एन ही है ना, हैप्लॉइड होता है, लेकिन डिप्लॉइड बॉडी में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बीच में टेस्टिस ब्लड बैरियर होता है, जो सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, ये आप लिखिए, फिर हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना। ये लिखिए फटाफट आप। हो गया साहब? चलिए नेक्स्ट लगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यानी शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ आपके प्यूबर्टी आने पर होती है, लेकिन अंड जनन की प्रक्रिया शिशु के जन्म से पहले ही कंप्लीट हो जाती है। बाद में कुछ नहीं होता, बाद में कोई नई प्रकार की उगोनिया का निर्माण नहीं होगा। जो बननी थी प्राइमरी ओसाइट, जो बननी थी वो पहले ही बनाइए, ध्यान रखिएगा, नई उगोनिया का निर्माण नहीं होगा कभी भी। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोसाइटोसिस, ये सारे टर्म्स मैंने आपको 3-4 जो कंफ्यूजिंग होती है वो क्लियर कर दी है। 2-3 टर्म्स और है जो आगे क्लियर हो जाएगी, जैसे स्पर्मिएशन हुआ, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, है ना, ठीक है। दूसरा आगे और पढ़ लेंगे,
इजाकुलेशन हुआ, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे अभी जब अपन स्पर्म पढ़ेंगे कंप्लीट। चलिए साहब, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, क्लियर। तो अगर अपन स्पर्म की बात करें तो देखिए आप, सबसे पहले एक नॉर्मल स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं आपके सामने। अब देखिए आप, स्पर्म के कौन कौन से भाग है। सबसे पहले इस पे डबल कवरिंग होती है, ये है मेन पार्ट, क्लियर। इस मेन पार्ट की अगर अपन बात करें तो देखिए आप क्या क्या होता है, इससे अपन बोलते हैं यहाँ पे इन्होंने अल्फा पहले पार्टिकल पार्ट कर लेते हैं हेड, ठीक है, उससे अल्फा पार्टिकल आया और यहाँ पे हेड गोल्ड है। फाइल है और गोल्ड फाइल पे ये ये पार्टिकल इसका आ गया हेड है। तो क्या होता है यहाँ पे जो अल्फा और पार्टिकल छोटा सा पार्ट जो है वो नेक है। कुछ पार्टिकल क्या होते हैं अपने पास से डेविएट हो यहाँ जाते तक हैं, ये ये जो मान लो दिया यहाँ है, पे गोल्ड छोटा फाइल सा यहाँ पे पार्ट, ट्रैक ये हुआ neck है, कुछ इधर डेविएट हो गए, कुछ ये इधर आ neck जाते है। हैं और बहुत ही कम चांस ये होता है बीच कि का पार्ट पार्टिकल ऐसे इसका वापस आए, मिडल पीस है। ठीक है। मान लो 8000 में से मध्य एक खंड। पार्टिकल वापस आ रहा था, तो ये जो हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रही है। इसका मध्य मतलब क्या है, खंड। अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से थे, लेकर पीछे वाला अगर जो अपन पार्ट है समझे वो इसका पूंछ है, जिसको अपन बोलते हैं कि टेल। अल्फा जो पार्टिकल है ये इसके पार्ट है। इससे क्या मतलब है, ये और पॉजिटिव जो चार्ज बाहर इसकी जो कवरिंग बनाई है अपन ने, इसको अपन बोलते हैं गीलिया कैपेटिस। क्या बोलते हैं? गीलिया कैपेटिस। कैपेटिस का मतलब होता है कैप अल्फा लाइक। पार्टिकल का जो सोर्स लिया गया था वो लिया गया था जो भाग है इसको अपन बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? 24। ये जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, ये जो एक्रोसोम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस ये एक्रोसोम के यहाँ पे अंदर ही 24 प्रेजेंट होते हैं मैं बताता स्पर्म हूँ। लाइसिन एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? ये जो मैं क्रॉस में बना रहा हूँ ना, आपको दिख रही है, ये है स्पर्म लाइसिन। क्या है? स्पर्म इसको लिया गया था, लाइसिन। ठीक है। अब इसका जो एंजाइम एक्सपेरिमेंटल क्या-क्या होता है सेटअप था, इसके अंदर जो देखिए यहाँ आप। पे ये इसके अल्फा अंदर पार्टिकल एक तो होता है इधर कौन सा आ रहे हैं, आपको जो पता है? स्क्रीन हाई पे आके टकरा रहे हैं, एल्यूरोडिनेज। तो क्या इसको होता है? मेजर कराया गया था, हाया ठीक है। देखो अब इसका अगर मैं दूसरा डायग्राम बनाऊं तो आप इसको ऐसे बना सकते जो हो। अंडाणु को भेदन करने में सबसे काम पहले आता ये है। लेड ब्रिक्स ली गई, दूसरा होता है इसके अंदर आपके जोना पेलुसिडा परत जो होती है, जोना पेलुसिडेज एंजाइम होता है जो जेनेप्लोशन, क्योंकि इसको स्पर्म किसमें एंटर होना, अंडाणु के अंदर। वो सारे परतें उसके बाहर थी। कौन कौन? कोर्ना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंडाणु को तोड़ने के लिए हम क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए, ठीक है। और ठीक है, फिर यहाँ पे गोल्ड फॉइल लगाई तीसरा गई थी, प्रोटीजेज, टीएजेज, ठीक है। ये लीजिए साहब, ये सारे प्रेजेंट होंगे, करेक्ट। अब इसके अंदर बीच में आपको पता ही है ठीक क्या है। हो गया, ये आपके न्यूक्लियस। और यहाँ पे ये स्क्रीन थी, मतलब ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर फ्लूइड हो गया, कहने की जरूरत नहीं आपको। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस आ गया, इसमें प्रोटामीन्स होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटामीन्स। ZNS की ये था यहाँ पे लगा हुआ, क्या ये जिसको अपन गोल्ड कहते फाइल, हैं कौन सी प्रोटीन? ये क्या हिस्टोन है? प्रोटीन इसी के अंदर होती है, प्रोटामीन। गोल्ड फाइल। यहाँ पे प्रोटा अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया गया, करेक्ट। अब आप इसके अंदर देखो, यहां पर जो न्यूक्लियस जो मैंने बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। ये न्यूक्लियस इस तरह से फोल्ड होता है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे और ये से टकरा के आकर ये परत अलग-अलग एंगल पे जा रहे थे, ठीक है। इधर बाहर जो है वो न्यूक्लियस नहीं जैसे है, मान लो ये न्यूक्लियस जो अंदर है, है, बाहर ये मेम्ब्रेन है। जो ब्लैक कलर में जो मैं बना रहा हूँ ये न्यूक्लियस है। इधर आ गए, कुछ ऐसे निकल गया। ये जो एंगल थीटा था, इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या था, एक डिटेक्टर चल रहा था, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन थी, ये किसकी थी? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ये क्या है? स्क्रीन। और ये किसकी थी? ZNS, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, क्लियर, ठीक है। ये डिटेक्टर था यहाँ पे, तो यहाँ पे निकले थे। यहाँ पर जो है इस अंदर 10वें भाग में यहाँ पर होता है एक तारक केंद्र,
जिसको अपन कहते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल समीपस्थ धारक के अंदर, और एक यहाँ पर होता है जिसको अपन कहते हैं वो क्या कर रहा दूरस्थ। ये था, हो गया इसमें आपके जो कौन एंगल आ रहा सा है, समीपस्थ उसको को क्या measure लिखते हैं कर अपन प्रोक्सिमल ठीक है? जो क्या? एंगल आ रहा था यहाँ से उसको मेजर कर रहा है। सेंट्रियोल। हुआ क्या था इसमें ठीक है, कि और इसको कुछ जो दूर particle वाले को सीधे अपन निकल बोलेंगे गए। क्या? ठीक है, कुछ डिस्टल पार्टिकल स्ट्राइक होके सेंट्रियोल। क्या अपने पास बोलेंगे? से डेविएट हो गए, डिस्टल और सेंट्रियोल, कुछ पार्टिकल अपने प्रोक्सिमल पास से सेंट्रियोल जैसे और इसमें डिस्टल। टकराए ये और तो हो गया वापस आ किसके गए। अंदर? ये कुछ पहला क्या वाला मतलब भाग तो इतना आठ बड़ा है, या ये बने हुए particle कौन में सा से भाग एक है? ही हेड particle है। वापस आ रहा है। दूसरा वाला कौन सा है? तो इससे नेक है। conclusion तीसरा ये वाला कौन मिलता सा? है कि मिडल पीस है। चौथा यहाँ वाला कौन कुछ सा ना है? कुछ तो एटम के टेल है। पास है। तो ये नेक के अंदर तो आपका डिस्टल सेंट्रियोल पा- है। ठीक है ना, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं जो मैं आपको लिखाऊंगा अभी। ठीक है, क्लियर? अगर ये अब आप negative देखो charge होता तो उसको जो attract कर लेता डिस्टल है। सेंट्रियोल है, क्योंकि positive और negative यहाँ क्या से होता है? कुछ attract होते हैं। लाइनिंग्स तो निकलती इसका है मतलब है इस यहाँ तरह पे जो से। जो भी एक वोल्ट फाइल का जो मतलब दो, atom खूब है, सारी निकाल देता हूँ मैं। 9 होती है टोटल, ये 9 वोल्ट होती है, का। ध्यान रखना। मैं 4-5 ही बना रहा हूँ। उसके पास टोटल कितनी बनाओगे आप? 9। पॉजिटिव चार्ज है, ये जो स्कैटरिंग के बाद कुछ पार्टिकल इसमें वापस ये जो लाइन है इसको अपन बोलते हैं ठीक है? एक्सियल और फिलामेंट। बाकी क्या डेबिट बोलते हो हैं? रहा है तो अक्षीय मतलब वो तंतु, डेबिट हो रहा है एक्सियल क्योंकि वहाँ पे रिपल्सन फोर्स फिलामेंट, लग रहा अक्षीय था। तंतु। ठीक ये है, प्रोटीनियस तो होता ये रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था। है। क्लियर? और इसके चारों ओर ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग आगे व्यवस्थित बात होते करते हैं। हैं। इधर माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार क्रम में, किस क्रम में? सर्पिलाकार। कहते हैं ना स्पाइरल बाइंडिंग जो अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, स्पाइरल बाइंडिंग। अब क्या हुआ था, जैसे मान लो इसमें इधर ये इधर अल्फा भी मैसेज फिर करके इधर mostly तो फिर ऐसे इधर कर रहे थे। फिर इधर और फिर कुछ इधर इधर वापस आ गए। फिर इधर, इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ लिख लो, ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है सारे के सारे, जो किसमें स्पाइरली अरेंज है। स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना बुक के, स्पाइरली अरेंज, ये वापस आ रहा है। यानी कि ये rounded हमारे पास जैसे आप डिटेक्टर आ कह गया और सकते हो, इसमें क्या था, इसको माइक्रोस्कोप वर्तुल लगा कह हुआ था। सकते हो। क्या था? स्पाइरली अरेंज, स्पाइरली अरेंज ठीक है? होते हैं। ठीक है ना? ये जो हमारे पास चल रहा है ये क्या अब है? आप देखो, ये जो एक्सेल फिलामेंट मैंने यहाँ रोक दिए, यहाँ रोकने नहीं है, इसको आपको एंड तक ले जाना है। देखो टेल के बाहर तक ले जाना है इसको। इस तरह से समझ में घूमते आया? हुए कहाँ जाएंगे? कम हो जाएंगे पहला संख्या में, conclusion लेकिन ये है बाहर तक आएंगे। ध्यान कि कुछ पार्टिकल ओके, वोल्ट फाइल से टकराकर ये अपने एक्सेल पास से डेविएट हो जाते हैं। फिलामेंट का स्ट्रक्चर इसका हो गया। मतलब कि वहाँ ठीक पे है, कुछ अब आप positive देखिए जो इसमें दो चीजें हैं। देखो एक्सेल फाइबर के अंदर जो होती है वो डाइनिन प्रोटीन होती है। ध्यान रखिएगा, कौन सी होती है? डाइनिन प्रोटीन पार्टिकल होती है, जिसके संकुचन से स्पर्म के पूंछ में गतिशीलता आती है। ठीक है, एक बात। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ नीचे की ओर, जैसे यहाँ प्रोक्सिमल सेंट्रियोल डिस्टल है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी एक सेंट्रियोल होता है जिसका फंक्शन अभी तक अपन को ज्ञात नहीं है। उससे अपन बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल। इसका मतलब क्या है? वहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है। रिंग सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? रिंग सेंट्रियोल। ध्यान रखिएगा, रिंग सेंट्रियोल सबसे पीछे है और ये है। ठीक है ना? ये आ गया इसका मेन पार्ट, पूंछ का। ये वाला जो आगे वाला है ना, यहाँ तक, ये पूंछ का मेन पार्ट है। ध्यान रखना, ये मेन पार्ट है, ये मेन पार्ट है पूंछ का। दूसरा लिख लेते हैं। क्लियर? और पीछे वाला जो पार्ट है वो एंड पार्ट है। कहते हैं ना एंड, टेल एंड। ये पीछे एंड पार्ट इसका है। क्या मतलब हुआ कि End. मोस्टली जो एटम का पार्ट है वो क्या है? खाली है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये दूसरा पीछे ने लिखो, ये पूरा एंड टेल पार्ट है। दो पार्ट हो गए पूंछ के भी, टेल के भी दो पार्ट है। कौन कौन से? एक तो मेन पार्ट और एक एंड पार्ट। क्लियर? अब देखिए इसके अंदर क्या चीज है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एक कवरिंग होती है, यहाँ पर इसके ऊपर एक कवरिंग होती है इस तरह से, जिसको अपन बोलते हैं नेबेनकन शीथ। क्या बोलते हैं? नेबेनकन शीथ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हमारे पास? के ऊपर स्थित मेम्ब्रेन को नेबेनकन स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, ये आ गया। शीथ कहते हैं। और देखो और कुछ हम लोग क्या लिखते कहते हैं, हैं? नेबेनकन शीथ कहते हैं। ध्यान रखिए, कौन सी? नेबेनकन। और एक साइटोप्लाज्म की परत होती है जिसे कहते हैं मेंस्टेट। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, ये लो, ये लो, ये साइटोप्लाज्म की एक परत बनी हुई यहाँ पर इसके अंदर। ठीक है ना? दूसरा ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म की परत को क्या बोलते हैं अपन? मेंस्टेट। क्या बोलते हैं? थर्ड पे आया मेंस्टेट। वन। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर है तो ये आपके नेबेनकन है, और साइटोप्लाज्म की है तो वो मेंस्टेट है। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर नेबेनकन और इसके चारों ओर मेंस्टेट। हेड, नेक, मिड पार्ट और ये टेल, ये चार पार्ट हो गए। ये है आपके स्पर्म की स्ट्रक्चर। ऐसे लिखो। क्लियर? या बनाइए। कल हम इसके सारे पार्ट डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ये कौन सा पार्ट किससे रिलेटेड है। ठीक है? ओके गाइस, कल आपसे मिलते हैं।
फिर अपन स्पर्म के कुछ पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद में शुरू कर देंगे अपन अंड जनन की क्रियाविधि यानी कि oogenesis। ठीक है, अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।